तो प्यारे बच्चों, इस वर्ष से आपकी वार्षिक और अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हैं वो समय से पहले हो रही है और इतिहास विषय का जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। उसको सरलीकृत रूप से और बहुत ही सारगर्भित रूप से, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने कुछ आपके लिए लेसन प्लान किए हैं और उनके वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनमें से पहला जो वीडियो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। विद्रोह और राज, जो आपके इतिहास के भाग 2 से लिया गया है। विद्रोह और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो मैं श्रवण गोदारा, प्रिंसिपल PM श्री गाडवाला बीकानेर से आपके सम्मुख ये वीडियो लेके प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेरठ छावनी का विद्रोह। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार हम चलेंगे। मेरठ छावनी का विद्रोह, तो 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में सबसे पहली जो घटना हुई वो 29 मार्च को बैरकपुर छावनी के अंदर आपने पढ़ा है कि जो मंगल पांडे जो थे उनके द्वारा वो विद्रोह किया गया था। हालांकि उसको बुरी तरह से उन्होंने कुचल दिया और मंगल पांडे हैं वो शहीद हुए। उससे पहले ये जो क्रांति अकस्मात नहीं हुई थी, इसके पीछे भी बड़े कारण थे। उन कारणों को भी हम जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि सतारा से राणोजी बापू और कानपुर से नाना साहब के सलाहकार जो अजीमुल्ला खान है वो लंदन गए थे पेंशन प्रकरण को लेके। वहाँ उन लोगों ने एक प्लान किया था कि हमें अंग्रेजी शासन को यहाँ से भगाना पड़ेगा और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन करना पड़ेगा, एक क्रांति करनी पड़ेगी। और वो जो तारीख है वो 31 मई 1857 तय की गई थी। लेकिन मेरठ जो यूपी में पड़ता है और दिल्ली से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ ये आंदोलन 10 मई को ही शुरू हो गया था। तो पढ़ते हैं मेरठ छावनी का विद्रोह। मेरठ छावनी 10 मई 1857 को सबसे पहले वहाँ के पैदल सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था और बाद में घुड़सवार फौज के द्वारा भी इस विद्रोह में अपने आप को शामिल कर लिया गया। जो ही पैदल सैनिक और घुड़सवार जो सैनिक है उन्होंने विद्रोह किया, समय के साथ उसके आसपास के देहात के लोग भी उसमें जुड़ गए। बहुत सारे देहात के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग भी उस विद्रोह के अंदर शामिल हो गए मेरठ वाले में। अब जो विद्रोही लोग हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, देखिए। सबसे पहले विद्रोहियों का एक ही था, जो सैनिक विद्रोह जो कर रहे थे वो सबसे पहले सरकारी बंगलों को, जेल तोड़ देते, कैदियों को भगा देते। सरकारी अदालत थी, सरकारी डाक खाने थे और सरकारी खजाना, इसको वो लूट लेते थे। बहुत सारी इमारतों को उन्होंने लूटा और उनको तबाह कर दिया। और जो टेलीग्राफ लाइन थी उस समय की, उसको उन लोगों ने काट दिया। छावनी में विद्रोह हुआ। सबसे पहले वो लोग किसी न किसी संकेत के साथ विद्रोह करते और उसके बाद वो लोग वहाँ शास्त्रागार जो होता वहाँ से अस्त्र शस्त्र लूट लिया करते थे, बंदूकें, तोपें, जो भी उनको मिली। और उसके बाद वो जो वहाँ अंग्रेज़ अधिकारी थे उनकी हत्याएं कर देते या उनको वहाँ से भगा देते। उसके बाद सरकारी खजाने को लूटने के बाद वो सरकारी जो भी बिल्डिंग थी, चाहे वो डाक खाना था, चाहे वो जेल थी, सरकारी अदालतें थी, उनको लूटना और उनको तबाह कर देना, टेलीग्राफ लाइन काट देना। ये मेरठ की क्रांतिकारियों ने इस प्रकार की घटनाओं को कारित किया। फिर वो सारा जो जत्था है वो चल पड़ा दिल्ली की ओर और 11 मई को सुबह सुबह वो लाल किले पर पहुंच गए। आपने देखा होगा लाल किला, आज भी प्रधानमंत्री जी यहाँ से देश को संबोधित करते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्वों पर। और लाल किले पर वो सारे के सारे जो घुड़सवार है और जो पैदल सैनिक है वो पहुँच गए। उस समय मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, अंतिम बादशाह कहलाते हैं, वो सुबह रमज़ान का महीना था, जैसा इसमें लिखा गया कि वो रमज़ान का महीना था और सुबह सुबह का वो जो सुबह का भोजन होता है, रोज़ा रखते हैं तो सुबह का जो भोजन होता है वो करके उठे ही थे। तो उनके जो सैनिक थे उन्होंने आके बताया कि साहब इस प्रकार से बाहर कुछ सैनिक आए हैं और वो मेरठ में ये घटना कारित करके आए। तो एक तो ये देखना कि बहादुर शाह जफ़र तैयार नहीं थे उसके लिए कि भाई क्या घटनाक्रम हुआ है। और वो लोग जो दरबारी जो शिष्टाचार होता है उस शिष्टाचार को उन्होंने माना नहीं और वो जबरन लाल किले के अंदर घुस गए।
जितने विद्रोही सैनिक मेरठ से आए वो सारे लाल किले के अंदर घुसे और बहादुर शाह जफर को उन विद्रोही सैनिकों के सामने स्वयं को नेता घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। यदि बहादुर शाह ऐसा नहीं करते तो शायद उनके साथ कुछ हो जाता होगा। तो विद्रोही सैनिक आए, उन्होंने बहादुर शाह जफर को कहा कि साहब आप हमारे नेता हो बादशाह हुजूर, और आपको बनना पड़ेगा, और उनको बनने के अलावा दूसरा उनके पास चारा नहीं था। और बहादुर शाह जफर बेचारा खुद भी दुखी था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको धमकी दे रखी थी। बहादुर शाह जफर जो भारत के मुग़ल बादशाह थे अंतिम, कि आपको कुतुब मीनार के पास झोंपड़ी बना के रहना पड़ेगा और हम आपको लाल किला आपसे खाली करवा लेंगे। और लंबा चौड़ा साम्राज्य नहीं था और किसी भी प्रकार से वो सक्षम थे नहीं अंतिम मुग़ल बादशाह। तो मजबूरन में उनको ये रखना पड़ा कि चलो भाई अपन बन जाते हैं नेता। नेता का पद उन्होंने स्वीकार कर लिया। मोटे रूप से आप गूगल मैप में आज भी देखते हो तो ये दिल्ली से मेरठ की दूरी है, वो लगभग 69 या 70 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और यहाँ से विद्रोही 10 मई को ये विद्रोह करके ये दिल्ली पहुँच गए सुबह तड़के लाल किले पर, और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया। अब पॉइंट 1 में आता है विद्रोह का ढर्रा, कि विद्रोह तारीख के हिसाब से देखा जाए तो जैसे जैसे विद्रोह की खबर पहुंची, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंची, कई सिपाहियों ने हथियार उठने शुरू कर दिए। जहां भी मेरठ की विद्रोह की जो घटना जो हुई, उसको अनेक छावनियों तक, जब भी अंग्रेजों की छावनियां थी उन तक ये बात पहुंची कि भाई मेरठ वालों ने आंदोलन शुरू कर दिया या क्रांति शुरू कर दी है। तो एक शहर से दूसरे शहर, एक छावनी से दूसरे छावनी, विद्रोह का ढर्रा लगभग एक सारा। मतलब उन लोगों ने वही काम किया कि सबसे पहले वो किसी न किसी बात को लेकर इकट्ठा हो जाते कोई फिक्स टाइम पे, और उसके बाद उन्होंने शास्त्रागार को लूटा और वहाँ के अंग्रेज अफसरों को भगा दिया या मार दिया, और फिर वो सरकारी इमारतें उनको तबाह किया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। ये ढर्रा जो था वो देश में लगभग एक जैसा ही था। अब इसमें लिखा है 1.1 में कि सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की थी। अब संकेत लगभग 2 प्रकार का था। एक तो था तोप का गोला दागा गया, और एक था बिगुल बजाया गया। एक तो ये था कि भाई किसी फिक्स टाइम पे उन्होंने, एक तरीके से उनके पास इनपुट थे कि भाई हमें ये विद्रोह करना है, क्योंकि अंग्रेज है वो हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए और वो चर्बी वाले कारतूस प्रयुक्त कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रांति के जो कारण थे, भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ दोगला व्यवहार था, उनको कम तनख्वाह दी जाती थी, उनसे गाली गलौज किया जाता था, और नस्ली टिप्पणियाँ, जो नस्ल भेद की जो टिप्पणियाँ, वो सारी चीज़ें उनके साथ होती थी। वो वैसे तंग हुए थे। और एक संकेत जो उस काल में छावनी में जो दिया गया वो ये था कि तोप का गोला दाग दिया। सैनिक समझ जाते कि भाई हाँ जुट जाओ, और वो क्रांति उन लोगों ने कर दी, और वही क्रांति का तरीका था। दूसरा था कई बार बिगुल बजाया गया, बिगुल बजा दिया गया और बिगुल को संकेत मान लिया गया, और संकेत के साथ उन लोगों ने इकट्ठे होकर अंग्रेजों के विरुद्ध वो क्रांति कर दी। अब सबसे पहले विद्रोही है वो शास्त्रागार पर कब्जा करते। सबसे पहले विद्रोही है उनकी ये थी कि जो शस्त्र है, जहाँ पर अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद रखा हुआ है, उस पर अटैक करो। पहला काम यही करते थे। बिगुल बजा या तोप का गोला छूटा या जो भी कुछ हुआ, ऐसी घटना जिसे पता चलता कि हाँ कूद पड़ो, और वो लोग सबसे पहले शास्त्रागार पर अटैक कर लेते। वहाँ से जो भी गोला बारूद, जो बंदूकें वगैरह जो अंग्रेज़ों की थी, वो लूट लेते, और उसके बाद जहाँ अंग्रेज अधिकारी रहते थे उस पर दावा बोल देते और उनको मार पीट देते या कुछ भाग जाते। किसी को मार दिया होता, बहुत सारे, कई तो देखा है कि सदमे में मर गए कई अंग्रेज अधिकारी। और फिर जो है खजाना लूटते और सरकारी इमारतों को लूटने का कार्य करते। तो इसमें देखना है विद्रोह का ढर्रा सब जगह लगभग एक शहर से दूसरे शहर ये घटनाएं हुई, और उन्होंने कमोबेश विद्रोह एक जैसा ही हुआ था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? एक तोप का गोला, और एक आप ये जो पिक है इसको दिमाग में रखिए, तोप का गोला छोड़ते हैं या फिर बिगुल बजा देते, और सबसे पहला काम क्या करते? शास्त्रागार पर कब्जा कर देते, जैसा आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है। अब अगला काम क्या होता? फिर सरकारी खजाने को लूटते। खजाना भी तो चाहिए गोले बारूद के साथ, तो खजाना लूट लेते और जो भी वहाँ मिलता वो सारा ले लवा जाते। उसके बाद टेलीग्राफ दफ्तर था उनका, टेलीग्राफ दफ्तर, ताकि ये सूचना कहीं
उच्च अधिकारियों तक अंग्रेजों के पास ना चली जाए और वहाँ से कोई फौज वगैरह आके विद्रोहियों का खात्मा कर दे, तो सबसे पहले वो कनेक्शन काट देते। आज का जो टेलीफोन लाइन है उसी प्रकार से टेलीग्राफ लाइन, कनेक्शन कट। फिर रिकॉर्ड रूम जो था उनका, स्टॉक वगैरह उसको, फिर सरकारी बंगले थे और तमाम प्रकार की जो सरकारी इमारतें थे वहाँ पर सब कुछ जला देते। अभी आपने जैन जी आंदोलन में देखा होगा किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर घटनाक्रम हुआ, नेपाल के अंदर हुआ, और आपने देखा श्रीलंका के अंदर हुआ, कुछ और भी देशों के अंदर इस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। ठीक वैसा ही सरकारी जो इमारतें थी उनको वो लोग टारगेट करते और उनको टारगेट करके वहाँ का रिकॉर्ड वगैरह सारा जला जलू देते। फिरंगियों से संबंधित हर चीज़, हर शख्स पर हमला किया गया। जो लोग अंग्रेज़ों से सीधे जुड़े हुए थे, चाहे वो भारतीय ही थे, और जो चीज़ अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई थी, जो वस्तु अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई थी, जो भवन अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ था, उसको किसी ने विद्रोही ने छोड़ा नहीं और उसको उसका खामियाजा उठाना पड़ा उन लोगों को जो अंग्रेज़ों से जुड़े हुए थे। अब क्या था, हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए ये 1857 की क्रांति की सबसे खूबसूरती है कि हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर ये जो युद्ध है या 57 की क्रांति में भाग लिया। भले ही ये क्रांति फ्लॉप हुई थी, उसके जो रिजल्ट है वो सारे भारतीयों के पक्ष में नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर ये युद्ध या ये क्रांति है उसमें भाग लिया था। अब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारे हिंदू, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी की गई। जो अपील जारी की गई थी वो या हिंदी में या उर्दू में या फिर फारसी भाषाओं में की गई। अब देखिए, लखनऊ, कानपुर और बरेली, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है, कानपुर भी है, और बरेली जैसे बड़े जो शहर है वहाँ साहूकार और अमीर जो लोग थे वो आम विद्रोहियों के गुस्से के शिकार बने और किसानों ने उन्हें अपना उत्पीड़क माना और अंग्रेजों का पिट्ठू माना। अब ये बात बड़ी खास है, लखनऊ, कानपुर और बरेली, यहाँ पर क्या हुआ कि जो अमीर वर्ग थे, जो सेठ जैसे साहूकार थे, वो लोग मोटी चांदी कूटते थे, उनके पास खूब सारा पैसा था और वो किसानों को एक तरीके से सूदखोर थे, ब्याज का धंधा करने वाले लोग थे और किसान बेचारे कभी मूलधन चुका ही नहीं पाते, उनका उम्र भर उनके गुलाम हो जाते। तो ऐसे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं ये किसान या जो मजदूर लोग थे वो ये मानते थे कि ये लोग अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, अंग्रेज़ों के चमचे हैं, और उन लोगों को उत्पीड़क मानते थे। इसलिए उन लोगों को भी शिकार बनाया गया। कहाँ पर? मूल रूप से वैसे बहुत सारी जगह बना, लेकिन लखनऊ, कानपुर और बरेली में विशेष रूप से बनाया गया। मई और जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था और अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बचाने के लिए भाग रहे थे या फंसे हुए थे। मई और जून में जब ये तांडव शुरू हुआ क्रांति का, उस समय इनके पास कोई ऐसा चारा नहीं था अंग्रेजों के पास, क्योंकि जगह जगह ये हो रहा था और अंग्रेजी सेना है वो विद्रोहियों के सामने बोनी साबित हो रही थी। उस समय मई जून में उनके पास कुछ नहीं बचा था, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए और अपने घर बचाने के लिए और अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे अंग्रेज। ऐसी स्थिति आ गई थी। यहाँ तक कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने क्या लिखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो ताश के पत्ते की तरह बिखर गया था। जो ताश खेलते हैं उसके पत्तों की तरह ब्रिटिश साम्राज्य पूरे भारत में बिखर गया था। किन के सामने? विद्रोहियों के सामने। तो मोटे रूप से क्या करना है? सबसे पहले ये जो लोग होते थे, जो विद्रोही थे 1857 के, जो क्रांतिकारी थे, जैसा आपकी बुक में लिखा है 1.1 में कि ये लोग हैं वो मोटे रूप से सरकारी जो खजाना था उस पर अटैक करते और सरकारी खजाना है वो लूट लिया जाता। बिल्डिंगें हैं वो देख पा रहे हो वहाँ पे, ये AI जनरेटेड पिक्चर है कि उनको जला दिया जाता, रिकॉर्ड रूम जला दिए जाते, सरकारी बंगले जला दिए जाते और अंग्रेज अधिकारियों पर हमले कर लिए जाते। हर वो चीज़ जो अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई थी, हर वो व्यक्ति जो अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ था उसको उस पर हमले किए गए। मुस्लिम और हिंदू एकता के लिए हिंदी के साथ उर्दू और फारसी के अंदर भी अपीलें हैं वो जारी की गई। कुछ बड़े जो क्षेत्र आप देख सकते हो, लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे जो है, वहाँ जो क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने बड़े बड़े जो सेठ साहूकार थे, जो अमीर थे, उनको अपने विद्रोही जो उन लोगों को शिकार बनाया और वो उत्पीड़क मानते थे उन लोगों को, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं वो कहीं न कहीं किसानों और उनका उत्पीड़न करते थे।
तो इनकी बहियों को जला दिया गया। सारे जो पैसे टके थे वो सारे उन लोगों ने जमा करवा दिए, एक तरीके से सारा जला जलू के साफ कर दिया, और वो जो अमीर थे उनको भी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। मई और जून के महीने में जब ये चरम पर था ये सारा, अंग्रेज़ों के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि इन हमलों का जवाब दिया जा सके, और अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों को बचाने के लिए और अपना घर बचाने के लिए फंसे हुए थे, भाग रहे थे इधर उधर। ब्रिटिश अधिकारी ने यहाँ तक लिखा है कि ब्रिटिश शासन है वो ताश के पत्ते की तरह ढह गया था विद्रोहियों के सामने जब ये विद्रोह शुरू हुआ था। अब 1.2 देखिए बुक में आपका कि संचार के माध्यम, संचार के माध्यम। अब क्या है कि विभिन्न जो स्थानों पर विद्रोह की समानता के पीछे योजना और समन्वय था। भारत भर में यह विद्रोह हुआ, उत्तर भारत में विशेष रूप से, तो निश्चित रूप से एक छावनी से दूसरी छावनी के बीच जो संचार तंत्र बहुत अच्छा बना हुआ था। सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी न किसी प्रकार से अपनी योजनाओं को एक दूसरे के अंदर बांट रहे थे। तो ये है कि विद्रोह की समानता के पीछे योजना और समन्वय था। एक प्लानिंग थी सैनिकों की, विद्रोहियों की, और एक योजना थी। विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। पहली बात, 7वीं अवध कैवेलरी, ये घुड़सवार सेना थी, उसने मई की शुरुआत में नए कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। लिखिए, 7वीं अवध कैवेलरी जो घुड़सवार सेना थी, उसने मई के महीने में जो नए कारतूस आए, जो एनफील्ड राइफल में डालने के लिए आए, चर्बी वाले कारतूस जिनको कहा जाता है, उनके इस्तेमाल से उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री जो पैदल सेना थी उसको ये पत्र लिखा। क्या लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला किया है और आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लेटर परस्पर समन्वय को और संचार को दिखाता है कि जब घुड़सवार सेना ने ये लिखा कि हमने जो चर्बी वाले जो कारतूस है उनका इस्तेमाल करने के लिए हमने बिल्कुल मना कर दिया है, और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को उन्होंने ये पत्र लिखा कि देखिए हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए शानदार फैसला लिया है और हम आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। हुक्म वही था कि अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अपना झंडा है वो बुलंद कर दो और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ। सिपाही और उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे और बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे। सिपाही और उनके संदेशवाहक यानी जो डाकिया था एक तरीके से उनका, वो जो डाकिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जो संदेश है सैनिकों के वो ले जा रहा था, और एक छावनी से दूसरी छावनी में किस प्रकार से विद्रोह किया जाए। हमने अभी देखा कि 31 मई 1857 को विद्रोह की तारीख तय की गई थी कि किस प्रकार से वो जो विद्रोह किया जाए इसके संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित किए जा रहे हैं। हालांकि योजनाएं कैसे बनाई गई, उन योजनाओं का योजनाकार कौन था, और इसके मौजूदा दस्तावेज इनका सीधे सीधे जवाब नहीं दिया जा सकता। अभी ये योजनाएं कैसे बनी, अभी अपने देखा कि ऐसा माना जाता है कि राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने लंदन में ये योजना बनाई थी कि हमें वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध या क्रांति करनी है, और 31 मई 1857 की तारीख तय की गई। लेकिन मोटे रूप से हम ये नहीं कह सकते कि योजनाएं कैसे बनाई और इनका योजनाकार कौन था, इसका जवाब नहीं लिखा गया, क्योंकि जो क्रांतिकारी जो थे उनमें अधिकतर वो लोग शामिल थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और उन लोगों ने कोई लिखित के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें या सोर्स या स्रोत छोड़े ही नहीं है जिससे ये पता चले। कुछ एक पत्र जरूर मिले जिससे ये पता चले कि भाई ये योजना क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, किसने इसको उत्साहित किया, लोगों को किसने इसको प्रेरित किया इस क्रांति के लिए। इसके सीधे सीधे जवाब है वो नहीं दिए जा सकते हैं। हालांकि कुछ घटनाएं कुछ अहम सुराग जरूर देती है, पर यह विद्रोह सुनियोजित था। कुछ घटनाएं ऐसी है जो ये बताती है कि ये विद्रोह जो है वो बिल्कुल सुनियोजित था, पूरी प्लानिंग के साथ है। वो विद्रोहियों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया था, 1857 की क्रांति की थी। अब अवध मिलिट्री पुलिस के कप्तान हियर से देखिए, अवध मिलिट्री पुलिस के कप्तान हियर से के खात्मे के लिए 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को जो अवध में तैनात थी की दलील और इस मामले में हल करने हेतु देसी अफसर की पंचायत इस बात का संकेत देती है।
अब हुआ क्या, अवध मिलिट्री फोर्स का जो कप्तान था हियर्स है, उसके लिए कहा गया था, 41वें नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने ये कहा कि जो हियर्स है उसको या तो गिरफ्तार किया जाए या मौत के घाट उतार दिया जाए, या गिरफ्तार करके हमारे पास इसको भिजवा दिया जाए, हमें सुपुर्द कर दिया जाए। और जो कि उसकी सुरक्षा के लिए अवध मिलिट्री पुलिस है, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। और इस मामले का हल करने के लिए बाद में अफसरों की पंचायत बिठाई गई, और उस पंचायत ने जो भी फैसला लिया होगा, ये इस बात का संकेत है कि जो व्यवस्थाएं थी वो सुनियोजित थी। कानपुर सिपाही लाइन में एक ही जीवन शैली और एक ही जाति वाले सिपाहियों की पंचायतें भी इस विद्रोह की कार्य योजना का संकेत देती है। कानपुर की जो सिपाही लाइन थी उसके अंदर भी इस प्रकार की जो पंचायतें बैठा करती थी, कुछ अफसर बैठा करते थे, आपस में बात करते थे, और कहीं न कहीं वो एक जाति से संबंधित थे या एक सेना के एक दस्ते से संबंधित थे या फिर एक प्रकार की जीवन शैली अपनाने वाले जो सैनिक हुआ करते थे, उन लोगों ने ये बैरक के अंदर इस प्रकार की जो पंचायतें, इस बात का संकेत है कि ये लोग विद्रोह की योजना बनाने के लिए ही वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे और कोई न कोई प्लानिंग वो करते थे। तो ये इस बात का संकेत है कि 57 की जो क्रांति है वो सुनियोजित थी और प्लानिंग के साथ की गई थी। तो संचार के माध्यम को दोबारा देख लेते हैं कि विभिन्न स्थानों पर जो विद्रोह हुए उसमें समानता, और समानता इस बात को प्रकट करती है कि योजनाबद्ध और आपस में समन्वय था उन लोगों के बीच में। बहुत सारी छावनियों के बीच आपस में बहुत अच्छा संचार तंत्र बना हुआ था। वो इस बात का संकेत है कि जब 7वीं अवध कैवेलरी या जो घुड़सवार सेना है उसने मई में 48वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को एक पत्र लिखा कि हमने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल मना कर दिया है और हम आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब संचार बना हुआ था, योजनाएं बनी हुई थी उन लोगों के बीच। सिपाही और संदेशवाहक है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और विद्रोह के मंसूबे गढ़ रहे थे। हालांकि ये पता नहीं है कि योजना किसने बनाई, क्यों बनाई, योजनाकार कौन था, क्योंकि जैसा अभी अपन ने पढ़ा कि उसके पीछे कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं, ज़्यादातर विद्रोही है वो कम पढ़े लिखे थे, और उन्होंने कोई ऐसे बड़े दस्तावेज नहीं छोड़े हैं पीछे जिससे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। हालांकि कुछ घटनाएं हैं वो सुराग देती है, और सुराग कौन सी देती है, अवध मिलिट्री पुलिस के जो कप्तान थे उस कप्तान के खात्मे के लिए 41वीं नेटिव इन्फेंट्री जो अवध में तैनात थी उसने ये उनको कहा कि आप इस कप्तान साहब को हमें दीजिए गिरफ्तार करके, और या इसको मौत के घाट उतार दीजिए। जब ऐसा नहीं किया गया अवध मिलिट्री पुलिस के द्वारा तो उसकी पंचायती बैठी, और ये पंचायत उन अफसरों की बैठी ताकि इस मामले का हल कर सके। इसके अलावा कानपुर पुलिस लाइन जो है, उस पुलिस लाइन के अंदर जो बहुत सारे जो सैनिक है वो जो एक सी जीवन शैली और जाति वाले थे वो आपस में चर्चाएं करते थे, शायद वो विद्रोह की योजनाएं बनाया करते थे। अब 1.3 में देखिए नेता और अनुयायी, यानी जो 57 की क्रांति है, 1857 की क्रांति, उसके कौन नेतागण थे जिन्होंने इस क्रांति का बिगुल बजाया। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। अब देखिए बिना लगाम का घोड़ा तो हो नहीं सकता, लगाम चाहिए और एक संगठन करता चाहिए, कम से कम आपको एक लीडर चाहिए जो सारी क्रांति के जो आंदोलनकारी जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी है, उनका नेतृत्व कर सके, और वो नेतृत्व के बिना जो क्रांति है वो आगे चल नहीं पाएगी। इसलिए वो संगठन और नेतृत्व जरूरी था, और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों के पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। अब लक्ष्य क्या था, अंग्रेजों को भगाना था। अब भगाने के लिए कम से कम उनको ऐसे लोगों की शरण उन लोगों ने ली, किसने, विद्रोहियों ने, जो अंग्रेजों से पहले नेता थे, और किसी न किसी कारण से उन लोगों को गद्दी से हटा दिया या उनको जो है राजगद्दी से दूर कर दिया गया किसी न किसी कारण से, चाहे वो डलहौजी की हड़प नीति थी या फिर लॉर्ड डलहौजी ने जो एक तरीके से गोद निषेध नीति अपनाई, उनसे बहुत सारे जो राजा लोग हैं उनको राजगद्दी से या अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। क्रांतिकारियों ने कहीं न कहीं उन लोगों को ही टारगेट किया और उनको ही अपना नेता चुना। विद्रोहियों के नेता दरबार से जुड़े हुए राजा रानी नवाब तालुकदार तो थे ही थे,
राजा भी थे, रानियां भी थी, नवाब भी थे, तालुकदार या जागीरदार जो भी थे वो थे। लेकिन धार्मिक लोग और जमींदार और किसान आदिवासी इसमें शामिल हो गए थे। कुछ धार्मिक लोग थे, जैसे अपन इसके अंदर मौलवी अहमदुल्ला को पढ़ेंगे, वो धार्मिक थे, बहुत सारे धार्मिक लोग भी जुड़े। और किसान भी थे, जैसे बड़ौत पगन्ने के जो शामल है वो इसके अंदर शामिल थे, और गोनू जैसे आदिवासी जो लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। कौन कौन शामिल थे मोटे रूप से देखेंगे तो पहले मुगल सम्राट बहादुर शाह। मुगल सम्राट बहादुर शाह थे, ज़्यादा लंबा चौड़ा साम्राज्य था नहीं, लाल किले से पालम हवाई अड्डे तक फैला हुआ था। और ये दुखी आत्मा थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनको कई बार धमकियां दे दी कि आपको कुतुब मीनार के पास झोंपड़ी बना के रहना पड़ेगा। तो जब मेरठ के लोगों ने, जो क्रांतिकारी जब लाल किले में घुस गए बिना परमिशन लिए, दरबारी शिष्टाचार के पालन किए, तो ये बूढ़ा शेर है, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया देश के लिए। और बाद में जब क्रांति की जब समाप्ति हुई तो बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया और उनको बर्मा या वहाँ जो रंगून है वहाँ उनको कैद कर लिया गया, वहीं उनकी मौत हुई। और यहाँ तक बहादुर शाह जफर ने लिखा है कि कितना जफर तुम बदनसीब है कि तुझे अपनी मातृभूमि में 2 गज ज़मीन नहीं मिली। लेकिन वो क्रांति का नेतृत्व है बहादुर शाह जफर है, वो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनके द्वारा किया गया। दूसरी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति अपनाई कि भाई देखो ऐसा है, जिसके खुद का बेटा है वो राजा रहेगा, उसको वो उत्तराधिकारी बना सकता है, और जिसके खुद का बेटा नहीं है तो वो उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा, और वो अंग्रेजी राज्य में उसकी जो राज्य वो शामिल कर लिया जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई इसकी चपेट में आ गए। रानी झांसी था, सतारा था, नागपुर था, उदयपुर था, ये बहुत सारी रियासतें इसके चपेट में आ गई थी लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति में। तो रानी लक्ष्मीबाई पर दबाव पड़ा और उन्होंने भी अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ बगावत की। वो भी 57 के क्रांतिकारियों की नेता बन गई, ठीक है, ये लीडर बन गई। तीसरा यदि देखा जाए यहाँ पे तो वो है कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और उन्होंने भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब जो है बाजीराव के बाद में नाना साहब जो उसके उत्तराधिकारी रहे, उन्होंने भी किन्हीं इनके कारणों से 1857 की क्रांति में भाग लिया। तीसरी थी बेगम हजरत महल। जब हड़प नीति से लॉर्ड डलहौजी ने अवध जो रियासत थी उसके नवाब वाजिद अली शाह को देश निकाला दे दिया, जबकि अवध के लोग उनके राज्य से बड़े प्रभावित थे, खुश थे, उसके बावजूद वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट पे उनको बाहर कर दिया गया। तो लोगों ने आंदोलन किया एक तरीके से। अवध के तालुकदार भी बेरोजगार हुए, उनके भी बहुत सारे अधिकार थे वो छीन लिए, जैसे उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, उनके किलों को ध्वस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं दबाव में जो बेगम हजरत महल ने भी उस 57 की क्रांति में भाग लिया। उसके बाद आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह, ये 1857 की क्रांति के बूढ़े शेर थे, उन्होंने भी भाग लिया। और जो यूपी में बागपत का आस का क्षेत्र बड़ौत जो है, उस बड़ौत में जो 84 गांव है, उन 84 गांवों में वहाँ के जो मुखिया है शाहमल, उनके द्वारा भी इस आंदोलन के अंदर या इस क्रांति के अंदर भाग लिया गया। शाहमल ने वहाँ अपना सिस्टम सेट किया, सरकारी बंगले पर कब्जा किया और वहाँ पर न्याय भवन स्थापित कर दिया, और खाइयाँ खोद के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, और वहाँ पर उन्होंने अपना एक तरीके से साम्राज्य स्थापित किया। पर जुलाई 1857 के युद्ध में शामिल है वो शहीद हो गए। तो ये वो लोग हैं। इसके अलावा आदिवासी काश्तकार गोनू, मौलवी, अहमदुल्ला शाह है, जिनको डंका शाह भी कहा जाता है। पालकी में बैठ के आते थे, हजारों की भीड़ रहती थी पीछे, लोग उनको मानते थे कि ये तो स्वयं पैगंबर मोहम्मद ही है। पैगंबर मोहम्मद के अवतार के रूप में एक तरीके से इनको देखा। और मौलवी अहमद शाह है, वो भी इस क्रांतिकारियों में शामिल थे। तो नेता और अनुयायियों की बात करें, देखो सीधी सी बात है कि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संगठन बहुत ज़रूरी था, और जब संगठन ज़रूरी था तो विद्रोहियों ने ऐसे लोगों की शरण ली जो पहले कहीं न कहीं अंग्रेजों से पहले उस राज्य के उत्तराधिकारी थे या फिर वो नेतृत्व संभाल रहे थे। बहुत सारे जो तालुकदार, नवाबों के अलावा धार्मिक लोग भी थे, जिसमें
बहादुर शाह जफर है, रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहब है, बेगम हजरत महल है, आरा के जमींदार कुंवर सिंह है और शामल जैसे लोग शामिल थे। अब ये जो आपका है ये आंदोलन के कुछ जगह हैं जिनके मैप आ सकते हैं। देखिए लखनऊ को ध्यान रखिए, ये कानपुर को विशेष रूप से देखिए, ये आरा जो अभी कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा उसको विशेष रूप से देखिए, बरेली इसको भी देखें, और ये आगरा, ग्वालियर और जो दिल्ली का जो क्षेत्र है, ये जो कहीं ना कहीं आपके जो मैप का विषय हो सकता है इसको देखें। अधिकतर यूपी के अंदर थे, जो गंगा दोआब के क्षेत्र में ये स्थित थे। अब 1.4 में अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। क्या अफवाहें थी, क्या भविष्यवाणियाँ थी? अफवाहों ने बड़ा बाजार गर्म कर दिया था। आपने देखा है कि 1718 की बात है, 21वीं शताब्दी में जो चोटी कांड चल पड़ा कि चोटी काटी जा रही है, ऐसी अफवाहें पूरे देश में फैल गई। तो उस समय तो बहुत सारी अफवाहें फैल जाती, और अफवाहें अंग्रेज़ों ने फैलाई थी। एक तरीके से देखें तो उनके कर्म ऐसे थे। क्या अफवाहें थी कि अंग्रेज़ों को खिलाफ खड़ा करने के लिए अनेक प्रकार की अफवाहें और भविष्यवाणियाँ बाजार के अंदर थी। उनमें नई एनफील्ड राइफल में डाले जाने वाले कारतूस को लेकर ही थी। सबसे पहले तो ये जो एनफील्ड राइफल थी उसके कारतूस के बारे में ये कहा गया कि इसके अंदर जो कारतूस है उस कारतूस में चर्बी लगी है, गाय और सूअर की। गाय और सूअर की जो चर्बी वाली जो बात है वो जंगल की आग की तरह पूरे देश की छावनियों के अंदर फैली। हालांकि इसके पीछे भी ये कहा जाता है कि राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट थे मिस्टर राइट, कैप्टन राइट। उन्होंने ये बताया था कि कोई चर्बी वाली बात नहीं थी, केवल एक जो उच्च जाति का जो एक आपका सैनिक था और एक निम्न जाति का जो खलासी था, और उनको पानी के लोटे को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ था कि उच्च जाति के जो सैनिक ने खलासी को कहा कि ये जो लोटा है इसको आपने अपवित्र कर दिया है, आपने छू लिया है, तुम निम्न जाति के हो। तो इस खलासी ने इनको ये कहा कि देखो भैया, थोड़े दिनों में वैसे भी आपका धर्म भ्रष्ट होने वाला है, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, थोड़े दिनों में आपका धर्म भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि आपको जो कारतूस दिए जा रहे हैं उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है, और जो आपको आटा दिया जाएगा उस आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का बुरादा है। तो मेरे लोटे के हाथ छूने या नहीं छूने का कोई मतलब नहीं है, आपका जो काम है वो अंग्रेज़ पक्का करने जा रहे हैं। तो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो में ये हुआ, 1857 की यह वार्तालाप थी। ये मुख्य कारण बताया जा रहा है। एक अफवाह ये भी थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों का जाति धर्म नष्ट करने के लिए जो बाजार में गाय आटा जो था उसमें गाय और सूअर की हड्डियां का जो बुरादा वो मिला हुआ है। ये जो आटा था इस आटे के अंदर कह दिया कि जो गाय और सूअर की जो हड्डियों का बुरादा है वो इस आटे में डाला गया है, इसलिए आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तीसरी अफवाह क्या थी छावनियों के अंदर? एक तो ये भविष्यवाणी ये भी थी कि 100 साल बाद, यानी प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद अंग्रेजी राज्य समाप्त हो जाएगा। 23 जून 1857 का जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ उसको 100 साल जून 57 में हो रहे थे। तो ये भविष्यवाणी थी कि 100 साल बाद फिरंगी राज समाप्त हो जाएगा। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और चौथा ये भी था कि भारत के गांव-गांव चपाती और बांटने की, चपाती और ये कमल का फूल बांटने की जो बात है वो गांव-गांव चल रही थी। ये गांव आगे 10 गाँव को बांटेगा, 10 अगले 10 को बांटेगा। ये जो कहीं न कहीं इसके बारे में कहा गया, ये जो चपाती है वो क्रांति का संकेत थी। जो 4 प्रकार की भविष्यवाणी और अफवाहें आप आराम से देख सकते हो। चर्बी वाले कारतूस, ये जो लोटा प्रकरण हुआ उसको लेकर चल पड़ा। मिस्टर राइट ने ऐसा कहा है, कैप्टन राइट ने, आटे के अंदर बुरादा मिला हुआ है, सूअर और गाय की हड्डियों का, और चपाती। ये भविष्यवाणियाँ और अफवाहें जो थी एक प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद के अंदर ये जो है अंग्रेजी राज्य समाप्त हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणियों ने कहीं न कहीं इसको बढ़ाया। अब लास्ट में देख लेते हैं कि लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। आटे में बुरादा है और राइफल का जो कारतूस है उस कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी है, प्लासी के 100 साल बाद समाप्त हो जाएगा, चपातियाँ जा रही है। लोग ऐसी बातों में क्यों विश्वास करते थे? उसका कारण था अंग्रेज खुद। अंग्रेज़ों ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया था। अंग्रेज़ों ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, भारत की कृषि को चौपट कर दिया, यहाँ के स्थानीय रोजगार को चौपट कर दिया। भारत के जो सैनिक थे उनके साथ व्यवहार उनका ठीक नहीं था। ये जो तमाम चीज़ें थी, इसके अलावा कुछ उदारवादी विचारकों ने जो भारत के रूढ़िवादी समाज को नाराज़ किया। लॉर्ड डलहौजी ने
जो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि की व्यवस्था थी उसमें जो शर्तें थी, जो समझौते थे, उनका उल्लंघन किया और उन लोगों को हड़प नीति से या फिर गोद निषेध नीति से उनको भारतीय साम्राज्य के बहुत सारे शासक हैं उनको हटा के अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो लोगों का अंग्रेज़ों पर विश्वास रहा नहीं। ये सबसे बड़ा कारण था कि अफवाहें और भविष्यवाणियाँ तभी फैलती है जब लोगों के जहन में गहरे दबे हुए डर और संदेह की गूंज सुनाई देती है। अंदर का जो डर है बहुत ज़्यादा और अविश्वास है, उसने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ है, वो भविष्यवाणियों को और अफवाहों को क्या है, लोगों को मानने पर मजबूर कर दिया। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके डर, उनकी आशंकाओं, विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में बता रही थी और अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ इन अफवाहों की जनक थी। मैंने बताया अंग्रेज़ों की कुछ ऐसी पॉलिसी थी जो विश्वास करने लायक थी नहीं। अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेज़ों के जो अधिकारी थे वो वादों से पलट गए। इसलिए भारतीय लोग ये मानते थे कि अंग्रेज़ों का भरोसा नहीं किया जा सकता। जो बाजार के अंदर अफवाहें आ रही है वो 100% सत्य है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। और जो कहा जा रहा है आटे में हड्डियाँ हैं तो हड्डियाँ हैं, और आटे उसमें आपके कारतूस के अंदर जो चर्बी है तो है, लोगों ने इसको मान लिया। उसके पीछे कारण अंग्रेज़ खुद थे। 1820 के दशक में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया गया? बेंटिक के द्वारा पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया, पश्चिम के विचार लाए, पश्चिम की जो संस्थाएं हैं उनको लाए और भारतीय समाज को सुधारने का उन लोगों ने प्रयास किया। पश्चिमीकरण किया गया भारत का। उसी समय लॉर्ड मैकाले ने फारसी की जगह अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और ये जो पश्चिमीकरण जो किया गया, पश्चिम के विचारों को लाया गया, इससे रूढ़िवादी लोग कहीं ना कहीं नाराज हुए और उनको लगा कि अंग्रेज हमारा ईसाईकरण करना चाह रहे हैं। भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले इन्होंने, और उदारवादी पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं का प्रचार प्रसार किया गया और उनको कॉलेजों स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया अंग्रेजी माध्यम के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, वो जो परिवर्तन हुआ उसको भारतीय समाज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। 1829 में सती प्रथा को खत्म करने की बात आई। भारत में सती प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी। महिलाओं को सती कर दिया जाता था कि लो भाई तुम सती हो जाओ, जब तेरा पति मर गया तो तुम्हें जी के क्या करना है, मर आ जाओ। ऐसी स्थिति के अंदर जब सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद किया तो रूढ़िवादी समाज नाराज हो गया कि ये हमारे अनावश्यक, हमारी जो विचारधाराएं, जो परंपराएं हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने विधवा विवाह को वैधता दे दी कि विधवा विवाह कर सकती है और ये बहुत घातक हुआ कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हम तय करेंगे, आप तय करने वाले कौन हो। तो रूढ़िवादी भारतीय समाज इससे नाराज हुआ। ये जो लॉर्ड डलहौजी है, ये जो पिक है वो विलियम बेंटिक की है, किसी चित्रकार के द्वारा बनाई होगी, जिसने उदारवादी विचारों को, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया और सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। ये लॉर्ड डलहौजी है। ये लॉर्ड डलहौजी ने 2 नीतियाँ बताई थी, एक तो गोद निषेध नीति उसने अपनाई और एक हड़प नीति। बेटा नहीं है तो मिला लो अंग्रेजी साम्राज्य में राज्य को, और कुछ नहीं है तो भी मिला लो, और उसका शिकार अवध बना। झांसी, सतारा, अवध जैसी रियासतों को कब्जे में ले लिया लॉर्ड डलहौजी ने। वाजिद अली शाह बहुत अच्छा काम कर रहा था बेचारा, वाजिद अली शाह के अवध को उन्होंने हटा दिया और डलहौजी ने कहा था कि ये जो चेरी का फल है एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट की गलत रिपोर्ट के आधार पे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, जिससे अवध के लोग हैं वो नाराज हुए और अवध के बहुत सारे सैनिक हैं वो उस समय भारतीय सेना में थे। तो ये बहुत बड़ा कारण बना लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और गोद निषेध नीति। आगे अंग्रेजों द्वारा शासन व्यवस्था, कानून, भूमि विवाद निपटाने की पद्धति, भू राजस्व व्यवस्था, ये चीज़ें अंग्रेजों के द्वारा की गई, जिससे भारतीय समाज ने उन चीज़ों को तत्काल एक्सेप्ट नहीं किया। शासन व्यवस्था थी, कानून थे, भूमि विवाद थे, इसके अलावा भू राजस्व व्यवस्था है। जैसे आपने पढ़ा है इस्तमरारी बंदोबस्त, यानी स्थायी बंदोबस्त था, महलवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, ये भू राजस्व व्यवस्था थी। वो अंग्रेज़ों के द्वारा जब शुरू की गई तो उसको भारत के समाज ने, भारतीय लोगों ने उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और वो भी 57 की क्रांति का बड़ा कारण था। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का प्रचार मुख्य कारण था। ईसाई मिशनरी क्या करती थी? भारत के अंदर आके और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारतीयों का ईसाई करने का काम है, ईसाईकरण करने का कार्य ये मिशनरियाँ करती थी।
भोले भाले आदिवासियों का और तमाम लोगों का उन्होंने ईसाईकरण किया। और ये जब बात भारतीय समाज में पहुंची तो उनको लगा कि ये जो ईसाई करण जो किया जा रहा है इसके पीछे पश्चिम की शिक्षा और ये विचार है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। लोग अफवाह और विश्वास क्यों कर रहे थे, उसके पीछे कारण ये था कि लोगों के जहन में जो डर था, जो संदेह था, उसने और अंग्रेज़ों का जो अविश्वास का जो माहौल बनाया अंग्रेज़ों ने, वो इसका बड़ा कारण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो पश्चिम शिक्षा, पश्चिम के जो विचार है, पश्चिम की जो संस्थाओं को बढ़ाया, उदारवादी जो शिक्षाओं को बढ़ाया, कलाओं को बढ़ाया और अनेक प्रकार के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले, उनका बड़ा योगदान था इस क्रांति में लोगों को तैयार करने का। और 1829 में जो सती प्रथा थी, उस सती प्रथा को रोकने का जो काम लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया और विधवा पुनर्विवाह को जो मान्यता दी, वो भी एक बड़ा कारण बन गया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी, उसने जो 2 नीतियाँ थी, एक गोद निषेध नीति और एक हड़प नीति, उन्होंने भी जो देसी रियासतों का जो अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर जो मिलाया गया, तो लोग ये हो गए कि भाई इनकी बातों का विश्वास नहीं है, इन पर विश्वास किया नहीं जा सकता। तो ये भी बड़ा कारण था। इसके अलावा अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था और उनकी खासकर भू राजस्व व्यवस्था, ज़मीनों से जो लगान लेने की, जो टैक्स लेने की व्यवस्था थी, वो किसान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो भी बड़ा कारण था। और अंत के अंदर आप देखें तो ये था कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा इन अफवाहों को फैलाने का बहुत बड़ा योगदान था कि ईसाई मिशनरियों ने इसे फैलाया। ओके।